हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड की तरफ से क्लास 12 इकोनॉमिक्स के लिए जो मॉडल पेपर आया था उस मॉडल पेपर के सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन नंबर 31 से 46 तक। हाँ, जानते हैं आप लोग बोलेंगे कि सर काफी लेट कर दिए आप ये वीडियो को लाने में। हाँ, लेट हो गया थोड़ा, लेकिन क्या करें भाई, जब जागो तभी सवेरा। लेट आए पर दुरुस्त आए, वो बोला जाता है ना, देर आए पर दुरुस्त आए। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि हमको सभी सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है और सारे सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते जो है वो समय नहीं बन पा रहा था। और एक्चुअल में इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन अपने आप में डराने वाला है। ये छोड़ो यार, एक जो इकोनॉमिक्स का तो पूरा सब्जेक्ट है जो मॉडल पेपर इस बार का है वो थोड़ा सा डराने वाला है, लेकिन आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया है, एक्चुअल में वो क्वेश्चन इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। बस वो क्वेश्चन को पूछा जाने का जो तरीका है ना, वही तरीका थोड़ा सा टफ है। इस वजह से स्टूडेंट लोग या कोई भी जब इकोनॉमिक्स का पहली बार मॉडल पेपर को देखेगा तो उसको काफी ज्यादा हार्ड लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा एक तो थोड़ा डीपली से पूछ दिया और प्लस इस बार जो है थोड़ा सा लैंग्वेज जो है क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा टफनेस वाला कर दिया है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, हम एक एक क्वेश्चन आप लोगों को डिटेल्ड में अच्छे तरीके से समझाएंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव का थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो या न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिससे आपको सब चीज एक बार में समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम वो भी आप लोगों को देंगे, वो क्वेश्चन भी आप लोगों को करना है। ताकि देखो, मॉडल पेपर से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, ये कंपलसरी है, लेकिन क्या मॉडल पेपर का 100% क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में? कभी नहीं। लेकिन जो क्वेश्चंस पूछा है उस क्वेश्चन से या उस चैप्टर से और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है जो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा, हम वो भी आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों को डरना या घबराने का कोई जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स में हम आप लोगों को जितने भी ऑब्जेक्टिव्स पार्ट ए पार्ट बी का डिटेल्ड में पढ़ाए हैं उतना पढ़ लो। आप जितना पढ़े हैं उतना कर लो, मॉडल पेपर को कर लो, पीवाई क्विज वगैरह सब चीज दिए हैं वो कर लो, हो गया। इससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे कुछ दिन बढ़ेगा हम आप लोगों को इकोनॉमिक्स का अब से जो है 100 का टॉप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 एमसीक्यूज वाला देंगे। टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इत्मीनान से आराम से पढ़ो, सभी सब्जेक्ट को पढ़ो, रोज पढ़ो। हम बार बार आप लोगों को यही समझा रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट इसका करना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन देखो हम लोगों का 30 तक तो एमसीक्यू था। 31 पे हम लोगों को क्या पूछ रहा है? अवसर लागत उत्पादन संभावना वक्र को कैसे प्रभावित करती है? हाउ डज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इफेक्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को पीपीसी बोला जाता है। अच्छा, पीपीसी क्या है? इसको जानने से पहले हम लोगों को यह जानना होगा कि भाई उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है। एक्चुअल में हम लोगों को यह जानना है, यह समझना है। देखो, उत्पादन संभावना वक्र एक्चुअल में एक ऐसा वक्र है जो उत्पादन के अलग अलग संभावनाओं को बताता है। यानी कोई भी प्रोड्यूसर, यानी कि कोई भी उत्पादक अगर दो टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस करता है, सपोज कर लो, हम आपको सिंपल बात बता रहे हैं, सपोज कर लो कि हम एक प्रोड्यूसर हैं, हम किसी सामान को बनाने वाला उत्पादक है, ठीक है। मेरा एक फैक्ट्री है, कारखाना है, हम सपोज कर लो दो तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। अब बताओ, हम जिस कारखाना या जिस फैक्ट्री को चला रहे हैं वहां पे मेरा लेबर तो लिमिटेड होगा, मेरा कैपिटल तो लिमिटेड होगा, प्लांट एंड मशीनरी लिमिटेड होगा, कैपिटल लिमिटेड होगा। यानी उत्पादन के सभी साधन, एजेंट ऑफ प्रोडक्शन, ये सब मेरा लिमिटेड है। अब हमको अगर उस चीज से दो वस्तुओं का हम उत्पादन करते हैं, सपोज कर लो हम एक बना रहे हैं आइसक्रीम और एक बना रहे हैं चॉकलेट, दो चीज का हम उत्पादन कर रहे हैं, दो चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक आइसक्रीम और एक चॉकलेट। तो जैसे जैसे हम आइसक्रीम का प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमको चॉकलेट के प्रोडक्शन को कम करना होगा। जैसे जैसे आइसक्रीम का प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे चॉकलेट का प्रोडक्शन कम होगा, और जैसे जैसे चॉकलेट का प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आइसक्रीम का प्रोडक्शन क्या होगा? कम होगा। यानी जो आप एक गुड्स का, जो आप एक वस्तु के उत्पादन को त्याग रहे हो, वही दूसरे वस्तु के लिए क्या बन रहा है? अवसर बन रहा है। और इसी प्रिंसिपल पे, इसी सिद्धांत पे उत्पादन संभावना वक्र यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व काम करता है। उत्पादन के अलग अलग संभावनाओं को बताने वाला वक्र उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विच ए कर्व विच शो प्रोडक्शन ऑफ ए डिफरेंट पॉसिबिलिटी गुड्स एंड सर्विसेज। और ये देखो, ऐसा इसलिए होता है कि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो दूसरे वस्तु का उत्पादन इसलिए घटता है क्योंकि किसी भी उत्पादक के पास वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए जो साधन होते हैं, यानी जो प्रोडक्शन रिसोर्सेस होता है, वो लिमिटेड है, सीमित है। और सीमित साधनों से जब आप उत्पादन करोगे तो जैसे जैसे एक वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा, एक गुड्स का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, तो दूसरा गुड्स का उत्पादन घटेगा, यानी दूसरे गुड्स का प्रोडक्टिविटी क्या होगा? गिरेगा। इसलिए बोला जाता है कि भाई उत्पादन संभावना वक्र जो है वो पूरा तरह से
अवसर लागत पर ही आधारित होता है। यानी मेनली जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे ही बेस्ड होता है, उसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। हाँ, इसके अलावे आपको इसमें से एक क्वेश्चन कर लेना है, उत्पादन संभावना वक्र क्या है, उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताओं को बताइए। ठीक है, यानी व्हाट इज पीपीसी कर्व, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस क्वेश्चन को करोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, और इसके बाद एक और क्वेश्चन आप लोग हमको बताओगे, एमसीक्यू में पूछ रहे हैं, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर कैसा होता है। हाउ डज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टू द कॉन्वेक्स, यानी कि जो ओरिजिन होता है जीरो, उसकी ओर किस तरह से होता है, नतोदर होता है या अवनतोदर होता है, कॉन्वेक्स होता है या कॉन्केव्स होता है। आप हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओगे। ठीक, अब देखो आंसर में वही चीज लिखे, उत्पादन संभावना वक्र मूल रूप से अवसर लागत पर आधारित होती है। यह एक वस्तु के उत्पादन के लिए दूसरी वस्तु की त्यागी गई मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है। एक वस्तु के उत्पादन के लिए दूसरे वस्तु का जितना मात्रा त्याग कर रहे हैं ये उसको बताएगा। ठीक है, देखो इंग्लिश में भी सेम वही लिखे, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस या कुछ ज्यादा हार्ड करके हम नहीं बता रहे हैं। बोल रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Production possibility is also called opportunity cost curve because slopes of the curve at each and every point measure through it। आया समझ में? ठीक है, इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा कम भी लिखोगे नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखो, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उपभोक्ता का अधिमान एक दृष्ट होता है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। कंज्यूमर्स परफॉर्म्स इन मोनोटोनिक, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन्स। देखो मोनोटोनिक मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। अगर हम आपसे अभी एक सवाल पूछे, सपोज कर लो हम आप लोगों को 2-3 ऑप्शन दे रहे हैं किसी भी गुड्स को खरीदने का, एकदम नॉर्मल से एक बात को समझना हमको। ठीक है, आप सपोज कर लो कि आपको सपोज कर लो कि आपको समोसा, हम बोल रहे हैं कि आपको समोसा और आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है खाना, समोसा और रसगुल्ला बहुत पसंद है खाना। ठीक है, 3 सिचुएशन दे रहे। पहला सिचुएशन हम आपको बोल रहे हैं कि आपको एक भी रसगुल्ला नहीं मिलेगा, एक भी समोसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक रसगुल्ला मिलेगा खाने को। पहला सिचुएशन दे रहे हैं आपको। दूसरा सिचुएशन दिए कि आपको एक समोसा मिलेगा और एक रसगुल्ला मिलेगा खाने को। तीसरा सिचुएशन हम आपको दे रहे हैं कि 2 रसगुल्ला और 2 समोसा मिलेगा खाने को। तो बताओ, अगर आपको रसगुल्ला और समोसा बहुत ज्यादा पसंद है तो आप इन दोनों में से किसको खरीदना ज्यादा पसंद करोगे, इन तीनों में से किसको ज्यादा खरीदना पसंद करोगे या किसको ज्यादा चॉइस करोगे, पहले सिचुएशन को, दूसरा सिचुएशन को या तीसरा सिचुएशन को। सर अनडाउटेडली तीसरा सिचुएशन को खरीदना हम लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे या तीसरा सिचुएशन हम लोग ज्यादा सेलेक्ट करेंगे। सिंपल बात है कि कोई भी उपभोक्ता उन वस्तुओं के बंडलों को या उन वस्तुओं को खरीदना ज्यादा पसंद करता है जिससे उन्हें अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। जिसमें अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होगी, जिसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कोई भी कंज्यूमर उन्हीं चीजों को जो है वो खरीदना पसंद करता है। इसी को बोला जाता है एक दृष्टमान यानी मोनोपोलिटिक। ठीक है, समझ में आया? इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है समझने के लिए। देखो बोल रहा है इंग्लिश में, हिंदी में देखो, एक उपभोक्ता का एक दृष्ट अधिमान उस बिंदु पर होता है जहां उसे 2 वस्तुओं के उपभोग करने पर सबसे अधिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है। अर्थात वह उस वस्तु का अधिक उपभोग करना पसंद करता है जिससे उसे अधिक उपयोगिता की प्राप्ति होती है। आया समझ में? ठीक है, इंग्लिश में भी देखो सेम है। ए कंज्यूमर हैज a clear performance at the point where he gets the most satisfaction from consuming 2 goods. That is, the prefer to consume more of the goods, which results in greater utility. जिससे ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा उसको कंज्यूम करना वो ज्यादा पसंद करेगा। ठीक है, चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो हम लोगों को क्या बोल रहा है, ये हम लोग का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी करने से उसकी मांग में 8% की वृद्धि हो जाती है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। इफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए गुड्स इंक्रीजेस बाय 8% ड्यू टू फॉल इन प्राइस बाय 5%, देन कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम सबको पता है मांग की कीमत लोच, ये चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ाए थे और इस तरीके का न्यूमेरिकल भी हम आप लोगों को प्रैक्टिस करवाए थे कि जो मांग का कीमत लोच होता है उसका हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम सबको पता है मांग की कीमत लोच। देखो क्वेश्चन में 2 जो दिया था वो लिख दिए, यहाँ पे मेंशन कर दिए है। मांग में अनुपातिक परिवर्तन 8% दिया है
कीमत में अनुपातिक परिवर्तन 5% दिया है। हमको निकालने बोला था मांग की कीमत लोज, तो लिखे हैं मांग की कीमत लोज बराबर फॉर्मूला होता है मांग की कीमत लोज बराबर मांग में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन 8%, कीमत में कितना प्रतिशत 5%, तो डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 यानी 8 3 होगा, 6 पच्चे 30 यानी 1.6% ये हमारा मांग का कीमत लोच है। ठीक, इंग्लिश में भी देखो सेम लिखे हैं हम लोग। इंग्लिश में देखो क्या मेंशन किए यहाँ पे, इंग्लिश में यहाँ मेंशन किए हैं चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड 8% है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 5% है। तो हम लोगों को बोला था निकालने देयरफॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। डिवाइड कर देंगे तो किसको किसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ये जो 8% है परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, तो डिवाइड करके 1.6 आएगा, परसेंटेज मेंशन कर देंगे, हो गया। देखो इकोनॉमिक्स में ना क्या होता है ना, एक्चुअल में इकोनॉमिक्स पे जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो न्यूमेरिकल इजी होता है, इसलिए ट्राई करना कि न्यूमेरिकल आप खासकर बनाए, खासकर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला क्वेश्चन आप जरूर बनाएं, क्योंकि हमको लग रहा है कि इस बार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा। ठीक है, जरूर इसको करके रखना क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल चांस है इसका पूछने का। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सीमांत लागत और औसत लागत को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द टर्म मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। अब देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले बात करते हैं कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है। कॉस्ट का मतलब होता है लागत। अब ध्यान से समझ लो कि लागत क्या होता है, तो सिंपल बात है कि जब कभी भी कोई भी उत्पादक यानी कोई भी प्रोड्यूसर जब कभी भी कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है, किसी भी उत्पादक द्वारा जब कभी भी किसी वस्तु या सेवा का निर्माण किया जाता है, तो उसको बनाने में जो पैसा खर्च होता है वो उसका लागत कहलाता है। सपोज कर लो हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि हम ये मोबाइल बनाए हैं, क्या बनाए हैं, हम ये मोबाइल बनाए हैं। ठीक, अब इस मोबाइल को प्रोडक्शन करने में हम बोल रहे हैं टोटल हमको 8,000 खर्चा हुआ। टोटल कितना खर्चा हुआ 8,000, तो टोटल 8,000 इसका कॉस्ट है, यानी टोटल 8,000 इसका लागत है। अब बेसिकली ये जो लागत होता है यानी ये जो कॉस्ट होता है, बेसिकली ये 3 टाइप का होता है। एक होता है हम लोगों का कुल लागत, एक हम लोगों का क्या होता है भाई कुल लागत, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट यानी टीसी। एक होता है हम लोगों का औसत लागत, क्या होता है एक औसत लागत, जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। और एक होता है हम लोगों का सीमांत लागत, एक होता है हम लोगों का सीमांत लागत, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। 3 कॉस्ट होता है। अब कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत क्या होता है, इसको हम एक ही बार में समझा दे रहे हैं, ध्यान से समझना। तो भाई टोटल कॉस्ट यानी कि कुल लागत, औसत लागत यानी कि एवरेज कॉस्ट और सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। देखो कुल लागत जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है, कुल का मतलब होता है टोटल, कुल का मतलब टोटल। हम आपको बोल रहे हैं कि सपोज कर लो हमको एक मोबाइल फोन बनाने में 8,000 का खर्चा लगा, एक मोबाइल फोन बनाने में 8,000, एक मोबाइल फोन बनाने में, एक मोबाइल फोन जो हम बनाए हैं उसको बनाने में हमको 8,000 रुपया का खर्चा हुआ। तो बताओ 10 मोबाइल फोन बनाने में कितना होगा, तो सर 10 मोबाइल फोन में कितना होगा, यानी 10 मोबाइल फोन का खर्चा इज इक्वल टू एक मोबाइल फोन का है 8,000 और 10 मोबाइल फोन बनाए यानी 8,000 इंटू 10 यानी कि 80,000। 10 मोबाइल फोन का दाम कितना हुआ 80,000। यानी कभी भी किसी भी चीज का टोटल निकालना है तो याद रखना गुना करके जो है वो टोटल निकाला जाता है। ठीक, अब आता है औसत का मतलब होता है एवरेज। औसत का मतलब होता है, याद रखना, औसत का मतलब सिंपल एक मोबाइल फोन का कितना दाम था। औसत का मतलब क्या होता है एक चीज का दाम। अब देखो सपोज कर लो हम बोले कि 80,000 रुपया में 10 मोबाइल फोन बनाए हैं, तो एक मोबाइल फोन का दाम बताओ, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 10 यानी एक मोबाइल फोन का दाम कितना 8,000। क्लियर। अब सीमांत का मतलब क्या होता है, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना जब कभी भी सीमांत यानी मार्जिनल का बात बोलेगा तो इसका मतलब है कि आप एक एक्स्ट्रा बढ़ाए हो या एक्स्ट्रा घटाए हो। अगर मान लो कि हम ये बोले कि पहले हम लोग 10 मोबाइल फोन बनाए थे तो 10 मोबाइल का टोटल कॉस्ट था 80,000, अब 10 की जगह 10 मोबाइल फोन बनाए तो 10 का टोटल कॉस्ट था 80,000। अब मान लो एक मोबाइल फोन हम लोग एक्स्ट्रा बना दिए, एक मोबाइल फोन एक्स्ट्रा ऐड किए तो इसमें 10,000 का खर्चा और बढ़ गया। एक मोबाइल फोन और बढ़ाएं तो 10,000 का खर्चा और बढ़ गया, तो अब टोटल कितना रुपया हो जाएगा हम लोगों का 90,000। तो ये 90,000 रुपया जो है वो 10,000 रुपया हम लोगों का इंक्रीज हो गया, 10,000 का कॉस्ट हम लोगों का बढ़ गया।
क्यों बढ़ा? क्योंकि एक एक्स्ट्रा चीज का प्रोडक्शन हम लोग किए। तो याद रखना, हमेशा मार्जिनल का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा चाहे कम कर दिए या एक एक्स्ट्रा चाहे बढ़ा दिए, इससे जो टोटल कॉस्ट में जो परिवर्तन आता है, जो टोटल कॉस्ट बदलता है, उसी को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखो भाई, क्वेश्चन आंसर में हम लोगों को क्या बोल रहा है, किसी वस्तु की एक कम या एक अधिक इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे ही सीमांत लागत कहा जाता है। सीमांत का मतलब हमेशा याद रखना, सीमांत का मतलब होता है एक्स्ट्रा, सीमांत का मतलब एक्स्ट्रा। देखो अगर ये चीज याद नहीं हुआ तो और करके देखो, छोटा करके लिखे हैं, अतिरिक्त इकाई की अतिरिक्त लागत सीमांत लागत कहलाती है। एक एक्स्ट्रा चीज का प्रोडक्शन करने से जो लागत आता है वही सीमांत लागत कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में भी देखो वही चीज लिखे है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, दोनों का डेफिनेशन पूछा ना। मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बताएं, इट इज द कंडीशन मेड टू द टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक एक्स्ट्रा चीज के प्रोडक्शन करने से टोटल प्रोडक्शन जो चेंज होता है वही हम लोगों का मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। अब औसत लागत बोल रहा है, औसत लागत मतलब वही एवरेज कॉस्ट। तो औसत लागत में बोल रहा है उत्पादन की प्रति इकाई लागत को ही औसत लागत कहा जाता है, यानी एक सामान बनाने में जो खर्चा हुआ वो उसका औसत लागत है। एवरेज कॉस्ट यानी AC इज इक्वल टू द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज टोटल कॉस्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्रकों के नाम बताएं। अकॉर्डिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो 4 फैक्टर्स इकोनॉमिक्स का, अर्थव्यवस्था के 4 घटक कौन कौन से हैं? घरेलू क्षेत्र होता है, उत्पादक क्षेत्र होता है, सरकारी क्षेत्र होता है या विदेशी क्षेत्र होता है। ठीक है, इंग्लिश में भी देखो सेम इसी चीज को बताए, देयर आर 3 फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। हाउस होल्ड फैक्टर होता है, प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, गवर्नमेंट फैक्टर होता है, और हम लोग का एक्सटर्नल सेक्टर होता है। ये हम लोगों का 4 सेक्टर होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है वर्तमान समय में डिजिटल विनिमय के किन्हीं 4 साधनों के नाम लिखिए। राइट एनी 4 मीन्स ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शंस एट प्रेजेंट टाइम। देखो डिजिटल ट्रांजेक्शंस का मतलब है आज जब हम लोग लेन देन करते हैं तो डिजिटली लेन देन करते हैं, यानी कि ATM कार्ड से पैसा निकाल लिए, ATM कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, मोबाइल से किसी को फोन पे से पेमेंट कर दिए, इंटरनेट बैंकिंग कर दिए, किसी को गूगल पे कर दिए, किसी को पेटीएम कर दिए, यही सब होता है हम लोगों का डिजिटल विनिमय का साधन। ठीक है, आया समझ में? उसी चीज को देखे लिखा गया है यहाँ पे, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इंटरनेट बैंकिंग यानी ई बैंकिंग हो गया, UPI हो गया, यही सब डिजिटल हम लोगों का ट्रांजैक्शंस का एक तरीका है। ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई बैंकिंग और UPI। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, खुली अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एन ओपन इकोनॉमी। देखो भाई, ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है अच्छा से समझना। ओपन इकोनॉमी सिंपल बात है, अगर किसी भी देश के बिजनेस को, यानी अगर कोई भी देश ओपन हो जाए ये बोल के कि देखो भाई हम अपने देश में अपने वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय तो करेंगे, लेकिन दूसरा देश भी हमारे देश के साथ व्यापार कर सकता है, दूसरे देश की कंपनियां या दूसरे देश का बना सामान हमारे देश में आकर के वो बिक सकता है, तो इसको बोला जाता है ओपन इकोनॉमी। और पता है भारत में, हम आप लोगों को बिजनेस स्ट्रीम में बहुत डिटेल से पढ़ाए थे कि भारत में नवीन आर्थिक नीति की शुरुआत 1 अप्रैल 1991 से हुआ था। उस समय जब न्यू इकोनॉमी पॉलिसी बना था उस समय ग्लोबलाइजेशन के बारे में खासा ध्यान दिया गया था, यानी वैश्वीकरण के ऊपर खासा ध्यान दिया गया था, और उस समय ये बोला गया था कि अब से जो है वो भारत के बाजारों को पूर्ण रूप से खोल दिया गया, यानी भारत में किसी भी वस्तुओं तथा सेवाओं का व्यापार यहाँ के लोग तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ विदेशों के लोग यानी विदेशी कंपनियां भी हमारे देश के साथ व्यापार कर सकता है। इसी को हम लोग खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी बोलते हैं, जहां पे ओपन ट्रेड होता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। हाँ, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, सरकार कंट्रोल करता है चीजों को, लेकिन ओपन परमिशन होता है कि कोई भी कंपनी यहां पे आकर के गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज एंड सेल कर सकता है, अपने देश का कंपनी भी और विदेशों का कंपनी भी, और इसी को बोला जाता है ओपन इकोनॉमी। ठीक है, देखो खुली अर्थव्यवस्था से आशय एक ऐसी अर्थव्यवस्था से होती है जहां वस्तुओं तथा सेवाओं का व्यापार अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों के साथ भी किया जाता है। बोला गया एन इकोनॉमी वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रेड विथ अदर कंट्रीज विदाउट रूल्स और लिमिट इज कॉल्ड द ओपन मार्केट। आया समझ में सर जी? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
सरकारी बजट को परिभाषित कीजिए, डिफाइन गवर्नमेंट बजट। अच्छा, सरकारी बजट को जानने से पहले सबसे पहले आप लोगों को यह जानना चाहिए कि भाई बजट आखिरकार होता क्या है। सिंपल बात है, बजट का मतलब होता है कि आपके पास जो भी पैसा है, आपके पास जो भी इनकम है, जो भी पैसा है, आप उन पैसे को किन किन जगहों पे खर्च करोगे, इसके बारे में जो आप लिस्ट बनाते हो उसी को आप बजट बोलते हो। मेरी बातें समझ में आ गई? आपके पास पैसा है, आप उन पैसे को किन किन चीजों के ऊपर खर्च करोगे। जैसे मान लो कि अगर सपोज कर लो आपके घर में जो मम्मी पापा हैं, कोई भी है गार्जियन जो आपके घर में पैसा कमाते हैं, सपोज कर लो आपके घर में एक महीना में 10,000 रुपया आया। अब ये 10,000 किन किन चीजों पे खर्च होगा, राशन में कितना खर्च होगा, खाने पीने में कितना खर्च होगा, चावल में कितना खर्च होगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे कितना खर्च होगा, बिजली बिल में कितना जाएगा, दूध का बिल में कितना जाएगा, कितना रुपया पॉकेट मनी में जाएगा, हर चीज का हिसाब किताब होता है। एक्चुअल में बजट इसलिए बनाया जाता है ताकि ये पता चल सके कि हम लोगों के पास जो पैसा आया है उस पैसे को हम लोग कहां कहां पे खर्चा कर सके। अगर बजट नहीं होगा तो बाद में पता ये चल रहा है हम लोगों को कि हम लोग पैसा कमाए कम है और इतना ज्यादा डिमांड कर बैठे हैं कि उन चीजों को वो फुलफिल कर ही नहीं पाया। इसलिए बजट तैयार किया जाता है ताकि आय और व्यय का एक विवरण तैयार किया जा सके कि भाई देख पैसा इतना है, इन पैसे को इन चीजों पे जो है वो खर्च करेंगे। अगर खर्चा ज्यादा हो रहा है तो उन चीजों को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि पैसा तो हम बढ़ा नहीं सकते। जब हम लोग इनकम नहीं बढ़ा सकते हैं, पैसा नहीं बढ़ा सकते, तो सबसे अच्छा है कि जिन चीजों पे हम लोग खर्चा करेंगे उन चीजों को कंट्रोल कर दिया जाए, उन चीजों को कम कर दिया जाए। तभी तो होता है ना छोटा परिवार सुखी परिवार। आया समझ में? इसी को बोला जाता है बजट। सेम अब भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, हर साल एक मार्च अप्रैल के बीच में जो है वो बजट तैयार करता है, जिसमें सरकार ये बताता है कि देखो भाई एक साल के दौरान मेरे पास इतना पैसा है, मेरे खजाना में, मेरे राजस्व में इतना पैसा है, हम इन पैसे को इन इन चीजों के ऊपर जो है वो खर्च करेंगे। गवर्नमेंट हर साल बताती है पार्लियामेंट में कि देखो भाई हम इन इन चीजों पे जो है वो पैसा खर्चा करेंगे। जैसे कि अगर गवर्नमेंट के पास मान लो 5,000 करोड़ रुपया है, तो 5,000 करोड़ गवर्नमेंट किन किन चीजों पे खर्च करेगा, बच्चों के पढ़ाई लिखाई पे कितना करेगा, सरकारी स्कूल में कितना खर्च करेगा, विधवा पेंशन कितना देगा, वृद्धा पेंशन कितना देगा, कृषि में कितना खर्च करेगा, डिफेंस में कितना खर्च करेगा, हथियार खरीदने में कितना खर्च करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना खर्च करेगा, किसानों के ऊपर कितना खर्च करेगा, इसके बाद लोन में कितना देगा। हर चीज का गवर्नमेंट डिटेल तैयार करता है, जिसमें बताता है कि एक साल में इतना आय आया है, इतना इनकम है, रेवेन्यू है, इन चीजों को इन चीजों के ऊपर एक्सपेंडिचर यानी खर्च करेंगे। इसी को बोला जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं आपका गवर्नमेंट बजट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सरकारी बजट से आशय सरकार की वार्षिकी आय तथा व्यय के विवरण से होता है, जिसे वर्ष के लिए तैयार किया जाता है, एक वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। बजट में सरकार उन नीतियों एवं उद्देश्यों को भी इंगित करता है जिन्हें सरकार बजट के माध्यम से प्राप्त करना चाहती है। सरकार बजट में उन गोल्स के बारे में भी बताता है जिसको वो एक साल के दौरान पाना चाहता है। ठीक है, देखो इंग्लिश में भी सेम चीजों के ऊपर लिखे हैं, इट इज एन स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर का एक स्टेटमेंट है, of expected revenue and expenditure of the government over the period of the financial year. It is a set of activity which the government has to fulfill through budget. इसमें गवर्नमेंट, सिंपल बात है, गवर्नमेंट के पास जितना पैसा आया एक साल के दौरान वो उन चीजों को कहां कहां पे खर्च करेगा, इसके बारे में जो वो स्टेटमेंट बताता है, लोगों को बताता है, वही चीज बजट कहलाता है। बजट कुछ नहीं होता है, आय और व्यय का विवरण होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट होता है बजट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। और ये हम लोगों का जो है अभी क्वेश्चन नंबर 39, शायद 31 से लेकर के 38 तक दो नंबर या क्वेश्चन था ना। इसके बाद जो है 39 से हम लोगों का 3 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 39, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? इलिस्ट्रेट विथ डायग्राम दैट टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। अब ध्यान से समझना कि यूटिलिटी क्या होता है। ठीक है, उपयोगिता किसे कहते हैं? देखो इकोनॉमिक्स में भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा बच्चा लोग, लेकिन हम आप लोगों को, हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई भी ऐसा चीज जो हमको मालूम है और मालूम होते हुए हम आप लोगों को वो चीज नहीं बताएं। उपयोगिता का मतलब होता है यूटिलिटी। थोड़ा सा वीडियो भले लंबा हो, यू शुड मैनेज इट। उपयोगिता का मतलब होता है यूटिलिटी। अब उपयोगिता क्या होता है? तो सिंपल सा बात है, किसी भी वस्तु में मौजूद वह गुण जो आपकी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है वो उस वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। यूटिलिटी इज ए वांट सेटिस्फाइंग पावर।
वांट, सेटिस्फाइंग, पावर, यही चीज यूटिलिटी कहलाता है। हर गुड्स जो भी हम लोग कंज्यूम करते हैं, कोई भी सामान जिसको हम लोग खरीदते हैं, उसका उपभोग करते हैं, हर चीज का एक क्या होता है, उपयोगिता होती है। आपके हाथ में वो जो पेन है, आपके पास जो कॉपी है, वो पेन आप इसलिए खरीदे हो ताकि वो पेन जो है वो यूटिलिटी आपको दे सके, ठीक है। अब यूटिलिटी जो है सेम उसी पैटर्न में 3 तरीके का होता है। सेम वही जो हम लोग अभी लागत में पढ़े थे, 3 तरीके का लागत पढ़े थे, कुल लागत, औसत लागत, सीमांत लागत, यानी कि टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। सेम उसी टाइप का यूटिलिटी भी 3 टाइप का होता है। एक यूटिलिटी यानी एक उपयोगिता होता है कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी। एक उपयोगिता हम लोगों का होता है औसत उपयोगिता यानी कि एवरेज यूटिलिटी यानी एयू। और एक होता है हम लोगों का सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है टीयू। वही चीज है, डेफिनेशन सेम है, बस नाम में फर्क होता है, बाकी सब चीज सेम है। क्लियर है? चलो तो अब देखो थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। सीमांत का मतलब क्या बताए थे, एक एक्स्ट्रा। तो देखो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। बार बार समझा रहे हैं, जब कभी भी बात सीमांत का हो, मार्जिनल का हो, तो उसका मतलब होता है एक्स्ट्रा। अब देखो सीमांत उपयोगिता का यहाँ पे जो है फॉर्मूला मेंशन कर दिए। सीमांत उपयोगिता इज इक्वल टू कुल उपयोगिता n माइनस कुल उपयोगिता n-1। अब ये क्या होता है, हम आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कभी आपको समझाएंगे। देखो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे देखो और करके इंग्लिश में लिख दिए। अब देखो इंग्लिश में इसका डेफिनेशन बोल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, तो बोल रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज द एक्स्ट्रा यूटिलिटी ऑब्टेन्ड और कंज्यूम्ड वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कंजम्पशन। एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जो चेंजेस आता है उसे ही हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला, मार्जिनल यूटिलिटी n इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n-1। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी का एक और फॉर्मूला होता है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू ट्रेंगल टी यू डिवाइडेड बाय ट्रेंगल क्यू। ये जो ट्रेंगल होता है वो चेंजेस को बताता है आपका, तो ये भी आप एक फॉर्मूला जो है वो टोटल यूटिलिटी के लिए, मार्जिनल यूटिलिटी के लिए कंसीडर कर सकते हो, ठीक। चलो अब डायग्रामेट्रिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे कि आखिरकार सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछ रहा है कि जो सीमांत उपयोगिता होता है यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो कब, मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 होता है तब उस समय टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कैसे होता है। तो देखो इसके लिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को देखो, अब आप लोगों को अच्छा से समझा सके इसलिए ये जो है ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखा रहे। देखो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर आपको डरा रहा है कि बाप ये क्या है, तो डरना नहीं है, गोली मारो यार इसको। नहीं समझ में आ रहा, हटाओ इसको, गोली मारो। नहीं समझ में आ रहा है, देखो अब समझो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखो, चुपचाप यहाँ से हम लोग एक लकीर खींच देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y। क्लियर है? यहाँ पे कुछ नहीं करना, ऐसे पकड़ करके इसको ना k के डिजाइन में इस तरह से खींच देना। अब गौर ये करना कि यहाँ जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट है, सबसे टॉप पॉइंट है ना, इसके बाद इसको थोड़ा सा डॉट डॉट करके नीचे लेके आना, सीधा सीधा डॉट डॉट करके नीचे लेकर के आना। और ये जहां पे जिस पॉइंट में टच होगा या यहाँ पे जो जिस पॉइंट में टच हुआ उसको यहाँ से जो लकीर है ना, ओ मांगो, यहाँ से लकीर लाके मिला देना। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप बनाना सीधा सीधा बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो है मेरा ऊपर वाला होता है टोटल यूटिलिटी और नीचे वाला मेरा होता है मार्जिनल यूटिलिटी। यही चीज को देखो, यही सेम चीज को ऊपर देखो ये डायग्राम में प्रेजेंट किया था, ठीक है। देखो ये डायग्राम क्या था, डायग्राम कुछ नहीं है, देखो यहाँ भी के डिजाइन का डायग्राम दिख रहा है, यही तो इन दोनों में रिलेशन होता है। अब देखो संबंध आपको क्या बताता है, ये देखो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी बोला है, ये यहाँ पे देखो मार्जिनल यूटिलिटी। देखो टोटल यूटिलिटी जब देखो सबसे ऊपर है, ये देखो मैक्सिमम है, टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। तो देखो ठीक इसका नीचे देखो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0 है। इसी चीज को तो आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बोला था, तो इस तरीके का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दिखा देना। क्लियर है? और देखो टोटल यूटिलिटी यानी कि टोटल यूटिलिटी मतलब होता है कुल उपयोगिता। टोटल यूटिलिटी मतलब होता है कुल उपयोगिता, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, हाँ सर जी। और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब होता है सीमांत उपयोगिता। अब देखो टोटल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में 3 रिश्ता होता है। सबसे पहला समझना, देखो ये जो डॉट 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 बीच से जो लकीर टूटा है ना, उसको एक पार्ट इधर एक पार्ट उधर देखो। सबसे पहले देखो जब टोटल यूटिलिटी जब तक बढ़ रहा है, टोटल यूटिलिटी जब तक बढ़ रहा है तब तक मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो घट रहा है, लेकिन पॉजिटिव है। टोटल यूटिलिटी जब तक बढ़ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है लेकिन पॉजिटिव है। कुल उपयोगिता जब तक बढ़ती है, सीमांत उपयोगिता घटती है लेकिन धनात्मक होती है।
दूसरा रिश्ता, जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी देखो जीरो हो जाता है। जहां पे कुल उपयोगिता अधिकतम होती है सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। इसके बाद अधिकतम होने के बाद टोटल यूटिलिटी नीचे गिरेगा। अब जब टोटल यूटिलिटी नीचे गिरती है यानी जब कुल उपयोगिता घटती है तो मार्जिनल यूटिलिटी भी धनात्मक से ऋणात्मक हो जाती है और घटती है। तीन रिश्ता होता है, समझ में आया? ठीक है, इसी डायग्राम से आपको प्रेजेंटेशन मांगा था, इस तरीके से प्रेजेंटेशन करके आप दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ई लिख देना, यहाँ पे ए लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। ठीक है, अब अगर आपको इस डायग्राम को अगर थोड़ा सा लिखना है इसके बारे में तो आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो इन तीनों पे क्या रिश्ता है, तो तीन रिश्ता को हम मेंशन कर दे रहे हैं क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन मांगता है। ठीक है, कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में संबंध। सबसे पहला, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता भी घटती है परंतु धनात्मक। अभी समझाएं। तीसरा रिश्ता क्या, दूसरा रिलेशन, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, ये भी बता दिए। तीसरा कंडीशन, जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक से ऋणात्मक हो जाती है, पुश नीचे गिर जाता है। ठीक है, इंग्लिश में सेम यही चीज को समझा है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजेज मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजेज बट पॉजिटिवली, लेकिन पॉजिटिव है। दूसरा, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो। और थर्ड रिलेशन, व्हेन टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेज इज मार्जिनल यूटिलिटी इज आल्सो डिक्रीजेज बट नेगेटिवली। तीन रिलेशन। ठीक है सर जी, चलो अब देखो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे देखो हम इस क्वेश्चन को उतना ज्यादा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहे हैं, सिंपल समझ लो। यहाँ पे एक इक्वेशन हम लोगों को गिवन है। ठीक है, क्या दिया इक्वेशन, Q इज इक्वल टू L का पावर 0.5 इंटू K का पावर 0.5 और दोनों का वैल्यू दिया है। देखो यहाँ पे दोनों का वैल्यू दिया है। L देखो L का वैल्यू है 65 तो L के जगह लिखेंगे L का वैल्यू 36 है, इसका पावर 0.5 हो गया इंटू K कितना दिया है, K दिया है 49, इसका भी पावर है 0.5। ठीक है, तो हम सबको पता है 36 0.5 का मतलब होता क्या है, आधा, तो पावर है 1/2 इंटू कितना था भाई, 49 था ना, 49, इसका भी पावर क्या है 1/2 है। ठीक है, अब देखो सिंपल सा बात है, पावर 1/2 है, इसका मतलब है आधा है। अब तो दो ऑप्शन है, या तो जो है आप इसको रूट में तोड़ दो या पावर को आधा लेके तोड़ो। तो सिंपल है, जब आधा है जब ये कटेगा तो ये किसका रूट बन जाएगा, तो ये रूट बन जाएगा हम लोगों का, यानी रूट में चला जाएगा, ये 36 रूट में चला जाएगा और 49 भी रूट में चला जाएगा। ठीक है, रूट में चला गया। जब रूट हटेगा इसका तो 36 का रूट कितना होगा, 6 होगा, और 49 का रूट होगा 7, तो 7 कितना होगा 42, तो इसका आंसर हो गया 42। देखो स्टार्टिंग टाइम में हम आप लोगों को क्या समझाए थे कि इकोनॉमिक्स में जो न्यूमेरिकल पूछता है वो न्यूमेरिकल इजी होता है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये एक इक्वेशन था, हर किसी का वैल्यू दिया था, उसको इक्वेशन में डाल के मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दिए, खत्म कहानी। ठीक है, चलो इतना ज्यादा इसको नहीं सोचना है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस जैसा ये कुछ नहीं है। ठीक, चलो आगे आते हैं। देखो अब हम लोगों को बोल रहा है यहाँ पे, बाजार संतुलन से आप क्या समझते हैं, रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू मीन बाय मार्केट इक्विलिब्रियम, इलिस्ट्रेट विद डायग्राम। चलो तो आप क्वेश्चन लिखो, बाजार के ऊपर यानी मार्केटिंग के ऊपर कौन कौन सा क्वेश्चन हमको लगता है कि इस साल आप लोगों को पूछेगा। सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन दिया है ये करना है, उसके बाद बाजार के ऊपर लिखो, हाँ क्वेश्चन लिखो, कौन कौन क्वेश्चन आप लोगों को करना है सब्जेक्टिव में। एक क्वेश्चन आप करोगे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण कैसे होता है। व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, हाउ डज प्राइस डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन। व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, हाउ डज प्राइस डिटरमाइंड इन परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण कैसे होता है। दूसरा, एकाधिकार बाजार क्या है, इसकी विशेषताओं को बताइए। व्हाट इज मोनोपोली मार्केट, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। ठीक है, व्हाट इज मोनोपोली मार्केट, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। एकाधिकार बाजार क्या है, इसकी विशेषता। तीसरा क्वेश्चन करना है, एकाधिकार बाजार में कीमत का निर्धारण कैसे होता है, हाउ डज प्राइस डिटर्मिनेशन इन मोनोपोली मार्केट। और तीसरा और लास्ट क्वेश्चन आपको मार्केटिंग के ऊपर करना है, एकाधिकार बाजार और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अंतर, डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली मार्केट। ये चार क्वेश्चन हमको लगता है कि इस साल इस चैप्टर से, एक तो ये क्वेश्चन जो है ये, और ये 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मार्केटिंग चैप्टर से आप कर लेना, बाकी पूरा मार्केटिंग को आप गोली मार दो,
आपको कुछ नहीं देखना है, ये 4 क्वेश्चन मेरे लिए आप तैयारी कर लेना। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो ओके, अगर इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं पढ़े हैं तो एटलीस्ट मार्केटिंग से ये 4 क्वेश्चन आप कर लेना। इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन हमको लगता है एग्जाम में देगा। ठीक है, चलो अब देख रहा हूं, बोल रहा है कि बाजार संतुलन से आप क्या समझते हैं। सिंपल सा बात है भाई, इसको तो एक लाइन में समझो। कोई भी बाजार संतुलन में तब आता है जब बाजार का मांग उसका पूर्ति के बराबर हो। सिंपल बात है। मार्केटिंग इक्विलिब्रियम में तब आता है जब मार्केट का डिमांड उसके सप्लाई के बराबर हो। बस खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सिंपल सा बात है, कोई भी बाजार जो है वो संतुलन की स्थिति में तब आता है जब उसका मांग और पूर्ति बराबर हो। और देखो कभी कभी ऐसा होगा सिचुएशन कि उसका मांग जो है वो अधिक हो जाएगा, किससे? पूर्ति से। इट्स मीन कि बाजार का डिमांड ग्रेटर हो जाएगा उसके सप्लाई से। तो यहां पे इसको बोलते हैं अधिक की मांग, यानी सरप्लस डिमांड। और तीसरा सिचुएशन होगा, ये दूसरा सिचुएशन है, ठीक है। तीसरा सिचुएशन होता है उल्टा, जहां मांग जो है वो कम हो जाता है, किससे? पूर्ति से। यानी कि सप्लाई जो है वो बढ़ गया और डिमांड जो है वो घट गया, तो इसको बोलेंगे एक्सेस सप्लाई, यानी अधिक के पूर्ति। तो एक बाजार जो है वो संतुलन की स्थिति में ना तो इसमें होगा, ना तो संतुलन की स्थिति में इसमें होगा। एक बाजार संतुलन की स्थिति में तब होगा जब उसका मांग और पूर्ति एक दूसरे के क्या हो? बराबर हो। और सेम एक बाजार में कीमत का निर्धारण, एक बाजार में कीमत का निर्धारण, किन्स ने इस चीज के बारे में बताया था कि एक बाजार में कि मार्शल या किन्स ने बताया था, एक बाजार में कीमत का निर्धारण वही होता है जहां मांग और पूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कैंची के रूप में काटे। डिमांड और सप्लाई जहां एक दूसरे को कैंची रूप में काटा, वहीं पे कीमत का तय यानी कीमत निर्धारण हो जाता है। अभी हम आपको एग्जाम्पल से भी समझाएंगे इस चीज को, देखना। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बाजार संतुलन क्या होता है? तो देखो, बाजार संतुलन एक ऐसी स्थिति होती है जहां वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग तथा उसकी पूर्ति आपस में बराबर होती है। अर्थात इस बाजार में किसी बदलाव की आवृत्ति की अनुपस्थिति होती है। सिंपल बात है भाई, डिमांड और सप्लाई बराबर है और डिमांड और सप्लाई चेंज नहीं होगा, ना तो डिमांड बढ़ेगा ना सप्लाई बढ़ेगा। उस सिचुएशन को बाजार का संतुलन बोलेंगे। मांग और पूर्ति बराबर होता है, ना तो मांग बढ़ेगा ना पूर्ति बढ़ेगा। ठीक है, देखो, मार्केट इक्विलिब्रियम इज रेफर टू द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस एट दैट पॉइंट वेयर द डिमांड ऑफ कमोडिटी एंड द सप्लाई ऑफ कमोडिटी बिकम्स इक्वल टू ईच अदर। डिमांड ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू डिमांड ऑफ सप्लाई, इक्वल that is called market equilibrium. It's mean there are no possibility to change, यानी कि किसी भी तरीके का चेंज होने का संभावना नहीं है वहां। क्लियर है? अब देखो, बोला गया है कि चित्र के सहायता से दर्शाइए, तो कुछ नहीं करना भाई, क्या चित्र की सहायता से दर्शाइए। लो, इस तरीके से चित्र खींचना, ये हो गया हम लोगों का x, ये हो गया y, ये हो गया y। कुछ नहीं करना, ये टुडुंग कर देना। ये जिस बिंदु पे जा करके यहाँ पे मिलेगा, जिस बिंदु पे जाके मिलेगा वहीं पे कीमत का निर्धारण हो गया। ये हम लोगों का है सपोज डिमांड कर्व है और ये सप्लाई है। एस मतलब सप्लाई, डी मतलब डिमांड हो गया। अब देखो, हम इस चीज को आप लोगों को समझाते हैं कि क्यों कोई भी बाजार संतुलन की स्थिति में या बाजार में कीमत का निर्धारण होने के लिए डिमांड और सप्लाई का होना जरूरी क्यों है। सपोज कर लो कि आप एक बाजार जाते हो, ठीक है। अब उस बाजार में जाके आप एक सामान देखे और उस सामान का दाम दुकानदार से पूछे, तो दुकानदार बोल रहा है 500 रुपया लगेगा, दे दी। कितना लगेगा? 500। आप बोल रहे हैं 500, बुड़बक बना रहे हैं क्या? 500 नहीं, 300 देंगे। दुकानदार बोल रहा है ना 300 में तो काम नहीं चलेगा। देखो, दुकानदार कितना डिमांड कर रहा है? दुकानदार बोल रहा है 500 और आपका कितना डिमांड है? डिमांड है आपका 300। तो ना तो 500 ना तो 300, आप दोनों में से कोई एग्री नहीं हुए। तो क्या इक्विलिब्रियम में आया बाजार? क्या कीमत तय हुआ? नहीं हुआ। अब वो कम आ गया, बोला कि 400 रुपए लगेगा। आप बोले कि देखिए 400 नहीं 350 हम देंगे, फिर भी दोनों एग्री नहीं हुए। अब आप लास्ट में बोले अच्छा ठीक है 380 रुपया लास्ट देंगे। दुकानदार बोला कि हाँ ठीक है 380 रुपया में ले लीजिए। तो फाइनली डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कहाँ काटा? 380 में। डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर कहाँ हुआ? 380 में बराबर हुआ। तो कीमत तय हो गया 380 में। समझ में आया? इसी को बोला जाता है बाजार का संतुलन, और कीमत तय ऐसे ही होता है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई से। ठीक, चलो उड़ी बाबा कहाँ है जी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या बोल रहा है। बोला गया है किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले
तीन कारकों की व्याख्या करें। व्याख्या मतलब डिटेल्स में उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने बोला था, हम एक्सप्लेन नहीं किया, एक्सप्लेन खुद कर लेना। हम पॉइंट्स लिखवा दे रहे हैं, 3 से ज्यादा पॉइंट। एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब अगर आप मार्केट में किसी गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करते हो, पूर्ति करते हो, तो आखिरकार क्या ऐसे होगा जिसके वजह से उसमें परिवर्तन आएगा, यानी कि आपका सप्लाई जो है, पूर्ति या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। तो देखो इस पॉइंट को एकदम अच्छा से सजा के लिख देना। किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, हम सब पॉइंट लिख दिए हैं, आप कम से कम 3 गो को डील करना। सबसे पहला पॉइंट है वस्तु की पूर्ति, एरो दे के अंडरलाइन करके लिख लेना। वस्तु की कीमत, एरो दे के अंडरलाइन करके लिखना कि वस्तु की कीमत वस्तु की पूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि जब कभी भी किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ जाती है, जब कभी भी किसी वस्तु की कीमत घटती है तो पूर्ति घट जाती है। ठीक है। दूसरा, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत। हाँ भाई, जब स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत बढ़ती या घटती है तो उससे पूर्ति भी उसकी बढ़ या घट जाती है। उत्पादन के साधनों की कीमत, उत्पादन का साधनों का कीमत अगर ये बढ़ता है या घटता है तो पूर्ति भी परिवर्तन हो जाता है। तकनीकी स्तर हो गया, बाजार में फार्मों की संख्या हो गया, फार्म का उद्देश्य हो गया, भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना हो गया, और सरकारी नीति, ये सब चीज के वजह से जो है वो पूर्ति प्रभावित होती है। इसमें से कोई 3 पॉइंट को आप अपने शब्दों में लिख देना। लिखने में बहुत स्टूडेंट बोलते हो कि सर लिखना नहीं आता है या समझ में नहीं आता है, कैसे लिखे? बच्चा, आपको जैसे समझ में आता है आप वैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है यार। ठीक है, इतना ज्यादा इसके बारे में सोचने का जरूरत नहीं है, जो समझ में आता है वो लिखो। देयर आर सम फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। सबसे पहला फैक्टर जो सप्लाई को इफेक्ट करेगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी। आप लोग भी इसको डील करके लिखोगे। ठीक है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल लेवल, नंबर ऑफ फार्म्स इन द मार्केट, गोल्स ऑफ फार्म, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस और गवर्नमेंट पॉलिसी। ये सब होता है जिसके वजह से प्राइस जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होता है। इट्स मीन सप्लाई उसका इंक्रीज या डिक्रीज होता है। आया समझ में सर जी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए, या सकल राष्ट्रीय आय से किस प्रकार संबंधित है? डिफाइन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाउ डज रिलेट टू ग्रोस नेशनल इनकम, यानी कि जीएनपी। अब इन दोनों के बारे में आप थोड़ा सा समझ लो। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या है? सिंपल बात है कि हमारे देश के सीमा के अंदर एक वर्षों में जितने भी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उन वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के कुल योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कुछ नहीं है सर जी, एक ईयर्स के अंदर, 1 ईयर्स के अंदर हमारे कंट्री के अंदर में, अंदर बाहर नहीं, अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसका जो टोटल एग्रीगेट सम होगा वही कहलाता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अपने देश के साथ साथ बाहर से भी जो आया होता है वो इनकम। ठीक है, वो उसको हम लोग वहां पे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, सकल घरेलू उत्पाद में क्या बोल रहा है? एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और वस्तुओं के बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अर्थात एक लेख वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उन्हीं बाजार कीमत पर जोड़ को बाजार कीमत पर घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में संबंध यह होता है कि जब हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैलकुलेट करते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद के योग में जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं? विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ते हैं, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद पता चलता है। यानी मुख्य संबंध तो भाई यही होता है कि अगर हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करना चाहते हैं तो उससे पहले हमको सकल घरेलू उत्पाद का गणना करना होगा। बिना सकल घरेलू उत्पाद का गणना किए सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना नहीं की जा सकती है। ठीक है, इंग्लिश में भी देखो यही सेम चीज को यहाँ पे लिखा गया है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी के बारे में बोल रहा है। जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन ए ईयर। आगे बोल रहा है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। ठीक है, अब देखो भाई रिलेशनशिप को वही बताया है, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेशनल इनकम फ्रॉम एब्रोड। ठीक है, जीएनपी यानी नेशनल
नेशनल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, आप अगर चाहें इन दोनों में अगर आप रिलेशन को बताना चाहते हैं तो अगर आप रिलेशन को पॉइंट बाय पॉइंट बता सकते हो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, तो भी ओके है, नंबर आपको फुल मिल जाएगा वैसे में। ठीक है, चलो अब बोल रहा है आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या को मुद्रा किस प्रकार दूर करती है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। हाउ डज मनी सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स, इलिस्ट्रेट विथ एन एग्जांपल। देखो ध्यान से समझना है, आज जो हम लोगों के पास किसी भी, आज हम लोग को क्या है, कोई भी सामान हम लोगों को खरीदना है, कोई भी चीज चाहिए, अब मेरे पास पैसा है, पैसा दो, वो सामान आपको मिल जाएगा। लेकिन पता है प्राचीन समय में, आज से कई साल पहले जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, जब मनी डेवलप नहीं हुआ था, तब भी वस्तुओं के बदले वस्तुओं और सेवाओं के बदले सेवाओं का अदला बदली होता था। इस सिस्टम को हम लोग बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसा विनिमय प्रणाली था जहां वस्तुओं के बदले वस्तुओं का अदला बदली होता था। जैसे अगर आपके पास चावल है तो आप चावल को तेल से बदल दो, तेल है तो आप कपड़ा से बदल दो, कपड़ा को आप अनाज से बदल दो, अनाज को आप जूता से बदल दो, जूता को आप मसाला से बदल दो, यानी सामान को सामानों से अदला बदली किया जाता था। यही वस्तु विनिमय प्रणाली था। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे प्रमुख या सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम था यानी डिफिकल्टी था, वो था कोइंसिडेंस का प्रॉब्लम, यानी दोहरे संयोग का अभाव, लेक ऑफ डुअल कोइंसिडेंस। क्यों, क्या होता है ये? सपोज कर लो कि मेरे पास अगर कपड़ा है, ध्यान से समझना, मेरे पास कपड़ा है और आपके पास अगर चावल है, मेरे पास कपड़ा है, आपके पास चावल है। अब सपोज कर लो कि हमको चावल चाहिए, ठीक है, तो हम मेरे पास कपड़ा है, आपके पास चावल है, हमको चाहिए हमको चावल चाहिए, तो हम अपना कपड़ा लेके आपके पास गए और हम आपको बोल रहे हैं कि आपका चावल दो, हम आपको अपना कपड़ा देंगे। लेकिन आपको जो है वो कपड़ा का जरूरत नहीं है, सपोज कर लो आपको तेल का जरूरत है, तो आप अपना चावल हमसे नहीं बदलोगे, आप जाओगे तेल वाले के पास। तो तेल वाले के पास आप गए और बोल रहे हैं कि मेरा चावल लो और हमको तेल चाहिए। अब तेल वाला क्या बोल रहा है कि हमको तुम्हारा चावल नहीं चाहिए, हमको जो है वो जूता चाहिए, हमको जो है सपोज कर लो वो बोलेगा कि हमको मसाला चाहिए, तो तेल वाला मसाला के पास जाएगा। तो क्या हम लोगों का सामान जो हम लोगों के पास है, क्या एक दूसरे के लिए हमको उस चीज का जरूरत है? नहीं है। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो बार्टर सिस्टम में यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में देखने को मिलता था। लेकिन जैसे ही आज के समय में मुद्रा आ गया, यानी कि एक मिनट जी, जैसे आज के समय में मुद्रा आ गया यानी कि पैसा आ गया, तो आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको, आप पैसा दो और उस चीज को आप ले लो, क्योंकि हर किसी को पैसा चाहिए। जो सामान बेच रहा है उसको पैसा चाहिए, जो सामान बना रहा है उसको पैसा चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए, पैसा दो और सामान ले लो। तो इस चीज को जो है वो मनी जो है, इस सिस्टम को जो है वो इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया। ठीक है, वही चीज को बोल रहा है। देखो वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत विनिमय केवल उसी समय संभव हो सकता था जब व्यक्तियों के पास एक दूसरे की आवश्यकताओं की वस्तु हो और साथ ही वे आपस में एक दूसरे से बदलने को तैयार हो, परंतु ऐसा संयोग सदैव संभव नहीं होता था। यानी एक दूसरे का जरूरत का सामान का वस्तु एक दूसरे के पास होना चाहिए और एक दूसरे से बदलने का भी इच्छा होना चाहिए। जैसे देखो एग्जाम्पल से बात कर रहे हैं, जैसे बोल रहा है एग्जाम्पल के लिए, यदि एक व्यक्ति चावल के बदले में कपड़ा चाहता है तो वह विनिमय तभी कर सकेगा जब उसे ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिसके पास बदलने के लिए केवल कपड़ा फालतू हो, वरना जिसे चावल की भी आवश्यकता हो, परंतु हमेशा ऐसा दोहरा संयोग कठिनाई से ही मिलता है। आप इसको तभी बदल पाओगे जब उसको आपका जरूरत का सामान चाहिए। अगर उसको आपका जरूरत का सामान चाहिए ही नहीं, तब आप उसको बदल नहीं सकते हो। परंतु मुद्रा के आने के बाद, यानी जब पैसा का आविष्कार किया, मुद्रा के आने के बाद यह कठिनाई दूर हो गई, और क्योंकि अब प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी वस्तुओं को मुद्रा के बदले में बेचकर मुद्रा की सहायता से अपनी आवश्यकता की कोई भी वस्तु क्रय कर सकता है। आज के समय में आपके पास पैसा है, आपको कुछ भी चाहिए, आप जाओ जाके पैसा दो और सामान ले लो। इस चीज को जो है वो दूर कर दिया। ठीक है, आगे इंग्लिश में देखो क्या बोल रहा है, लेक ऑफ डुअल कोइंसिडेंस या डबल कोइंसिडेंस। द बार्टर सिस्टम रिक्वायर्स, बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली, द बार्टर सिस्टम्स रिक्वायर्स ए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स ऑफ एन पार्ट ऑफ दोज हु वांट्स टू एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज।
It is necessary for a person who wishes to trade his goods or services to find some other person who is not only willing to buy his goods or services but also possesses that goods which the फॉर्म वांट्स। यानी एक दूसरे से बदलने के लिए आपको उस आदमी को ढूंढना है और ढूंढने के साथ साथ आपको यह भी देखना है कि वो आदमी जो है वो उस गुड्स को खरीदे। ठीक है, अब देखो इसी चीज को फॉर एग्जांपल, देखो एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे डिनोट किया गया है एग्जांपल के थ्रू। और एग्जांपल के थ्रू क्या बोल रहा है, सपोज ए पर्सन पोजेस राइस एंड वांट्स टू एक्सचेंज इट फॉर क्लोथ्स। सपोज कर लो एक आदमी के पास चावल है और वो उसको दूसरे से बदलना चाहता है। उसी चीज को यहाँ पे जो है, जो अभी हिंदी में स्टोरी सुना है ना, उसी टाइप का स्टोरी है यहाँ। ठीक, इसके बाद आज जो मनी आ गया तो हर चीज को दूर कर दिया। तो देखो यहाँ पे इस सेंटेंस से यहाँ पे मेंशन है, बट द डेवलपमेंट ऑफ मनी इज डिफिकल्ट इज रिमूव्ड बिकॉज एवरी पर्सन can sell his excess commodity and gets money with which he can buy anything he wants। ठीक है, तो मनी आने से इस तरीके से जो है उस चीज को दूर कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है सरकारी बजट के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। हम पहले ही गवर्नमेंट बजट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब सरकारी बजट के क्या उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला उद्देश्य होता है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। सरकार बजट इसलिए तैयार करता है ताकि देश का विकास किया जा सके। दूसरा, संतुलित क्षेत्रीय विकास, ताकि सरकार जो है वो हर क्षेत्र के विकास के लिए काम कर ले। सरकार अपने क्षेत्र में काम करे, आपका औद्योगिक क्षेत्र में काम करे, कृषि क्षेत्र में काम करे, शिक्षा के क्षेत्र में काम करे, विकास और नवनिर्माण के क्षेत्र में काम करे। हर चीज के ऊपर सरकार जो है वो काम करे। इसके बाद आय एवं संपत्ति का पुनः विवरण बोलो या पुनः वितरण बोल सकते हैं। इसके बाद आर्थिक स्थिरता हो, रोजगार का सृजन हो और सामाजिक उपक्रम का प्रबंध हो। इसलिए जो है वो बजट बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इंग्लिश में सेम वही चीज बोल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट, पहला रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड हेल्थ, गलती से हेल्थ हो गया, वेल्थ होगा यहाँ। ठीक है, इसके बाद मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो। इसके बाद री एलोकेशन ऑफ इनकम एंड एसेस्ट हो। इसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बने रहे। इसके बाद क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। और मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोगों का डेवलपमेंट हो। इसलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो भाई, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोगों को देख लो क्या निकालने बोला है यहाँ पे। समझो, एग्रीगेट डिमांड निकालने बोल रहा है, कैलकुलेट एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, देखो ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, कैलकुलेट एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड का देखो भाई ये फॉर्मूला होता है हम लोगों का, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड यानी कैपिटल वाई इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस सी स्मॉल वाई। अब देखो ये ए क्या है, सी क्या है, वाई क्या है। तो क्वेश्चन में जब आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन में हर चीज जो है यहाँ पे देखो मेंशन है। देखो यहाँ पे ए दे दिया है, कितना करोड़ है, 40 करोड़। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं ए कितना दिया है, 40 करोड़। जो दिया है वो लिख रहे। ठीक है, इसके बाद देखो एमपीसी यहाँ पे दिया गया है, यानी इनकम लेवल यहाँ पे कितना दिया गया है हम लोगों का, एक मिनट जी। हाँ, एमपीसी देखो यहाँ पे एमपीसी कितना दिया है, 0.6 दिया है। तो देखो यहाँ पे एमपीसी हम लोग लिख दिए 0.6, यानी कि सी देखो 0.6 और सब करोड़ में दिया हुआ है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, स्मॉल वाई 100 करोड़, 1000 करोड़ है। तो स्मॉल वाई यहाँ पे हम लोग लिख दिए 1000 करोड़। जो जो चीज दिया था वो चीज लिखे। एग्रीगेट डिमांड निकालने बोला, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला कैपिटल वाई इज इक्वल टू ए प्लस सी इंटू स्मॉल वाई। तो ए के जगह ए का वैल्यू लिखे 40 करोड़ प्लस सी के जगह सी का वैल्यू 0.6 करोड़ इंटू मल्टीप्लाई 1000 करोड़। अब मल्टीप्लाई किए तो 40 का 40 आया, 0.6 इंटू 1000 किए तो आपका आया आपका 600 आया। अब 600 में 40 रुपया जोड़े तो जोड़ के कितना आया, 640 करोड़ रुपया मेरा आ गया। अब ठीक है, एग्रीगेट डिमांड तो आ गया, लेकिन अब क्वेश्चन में बोल रहा है इज इकोनॉमी इक्विलिब्रियम, बोल रहा है कि क्या यह अर्थव्यवस्था संतुलन में है, स्पष्ट करो। नॉर्मल बात है, अभी देखो प्रेजेंट टाइम में जो आय का स्तर है, आय का स्तर मतलब इनकम का जो लेवल है वो देखो कितना है भाई, 1000 करोड़ है। अभी के समय में इनकम का लेवल अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का 1000 करोड़ है, जबकि एग्रीगेट डिमांड कितना है भाई, 640 करोड़ है। देखो इनकम लेवल है आपका 1000 करोड़ अभी का इकोनॉमी का, और एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपका 640 करोड़ है। तो ये तो भाई कम है, बिल्कुल कम है। तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी जो है वो आपका बैलेंस में नहीं है, यानी संतुलन में नहीं है, इक्विलिब्रियम में नहीं है।
इसी चीज को देखो यहाँ पे लिखा गया स्पष्टीकरण में, आय का स्तर यानी वाई 1000 करोड़ रुपया है और समग्र मांग यानी स्मॉल वाई 640 करोड़ है। यहाँ समग्र मांग यानी कि 360 करोड़ अधिक है, ठीक है, इसलिए यह संतुलन की अवस्था में नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में सेम यहाँ बोल रहा है कि सिंस द करेंट इनकम लेवल स्मॉल वाई इज 1000 करोड़ एंड एग्रीगेट डिमांड स्मॉल वाई इज रुपीज 640 करोड़, where income level is more than 360 crore from expected aggregate demand, then it is not a balance or equilibrium। तो ये जो है वो इक्विलिब्रियम की स्थिति में नहीं है क्योंकि ये कम है। एक आगे बढ़ते हैं सर जी। हो गया, इतना ही था, हो गया। तो हम लोग बेसिकली आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के कितना तक भाई 49 तक, 31 से लेकर के 49 तक यानी 2-2 नंबर या क्वेश्चन और 3-3 नंबर या क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग इसका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और हाँ, हम फिर से आप लोगों को बोल रहे हैं, जिन लोगों को इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे, तो हम सिंपल सा आप लोगों को यही बोलेंगे कि चैप्टर बाय चैप्टर आप ऑब्जेक्टिव कर लो पहले, और इस साल का जो मॉडल पेपर दिया है वो कर लो, और आप चाहें तो जो भी अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिला है वो कर लो। अगर नहीं कर सकते हैं तो हम राहुल कॉमर्स एकेडमी में आप लोगों को पीवाईक्यूज दे दिए हैं, उन पीवाईक्यूज क्वेश्चंस को देख लेना, उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। और अगर करना चाहते हैं तो हम बोलेंगे कि इकोनॉमिक्स का आप क्वेश्चन बैंक से कुछ कुछ क्वेश्चन को कर लोगे। इतना कर लेने से जो है आपका इकोनॉमिक्स में काम चल जाएगा, डेफिनेटली अच्छा नंबर आपका इकोनॉमिक्स में आएगा। पता नहीं इस बार का मॉडल पेपर इतना ज्यादा टफ क्यों बना दिया, या इतना अलग करके मॉडल पेपर क्यों बनाया, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ऐसा कभी भी नहीं होता था कि इतना अल्टर टाइप का जो है इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन इकोनॉमिक्स में इस बार पूछा है, तो इस चीज से मुंह नहीं फेरा जा सकता है। लेकिन हाँ, एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, इजी क्वेश्चन पूछेगा, इतना हमको विश्वास है, और इतना आप भी विश्वास रखो, और झूठ मूठ का इतना ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। सभी सब्जेक्ट को पढ़ो, रोज पढ़ो, कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है तो राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे हमको कॉन्टेक्ट करो, हमको कॉल करो, मैसेज करो। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, हम आपके सभी सवालों का जवाब आपको जरूर देंगे, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।